हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो कैसे आप सब? आशा की सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एचपी टेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो आज के लिए हमारा हिंदी सेक्शन चला है। तो आज के लिए हम प्रीवियस ईयर के जितने हमारे हिंदी सेक्शन के क्वेश्चन पेपर हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। और मंडे को एक मेगा प्रैक्टिस सेट रहेंगे जिसमें कि आपको सारे के सारे रूल्स बता दिए जाएंगे, आखिर किस तरीके से रूल्स होते हैं। और उसके बाद हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पास बहुत बार क्वेश्चन आते हैं पेपर में, उनके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हमारा हिंदी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इंग्लिश सेक्शन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट लास्ट में हम करेंगे अपना मैथ सेक्शन के बारे में। और जीके की बात है वो मैंने पहले बता रखा था आपको, जो 4 सब्जेक्ट मेन है इसका जो बैच है उसी में करा दिया जाएगा और वीडियोस भी उसी की मिलेगी। जीके सेक्शन आप कहीं और से कर लेना और जो करंट अफेयर है हो सके तो उससे भी पढ़ लेना, पर जो करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन शायद से नहीं आएंगे, क्योंकि अभी वाले टैट में तो आए थे, बट जो अभी वाला टैट होगा उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकते करंट अफेयर से। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना 2022 का एचपी टेट का हिंदी सेक्शन, जिसके रिगार्डिंग आपके पास क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड भी हैं और आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा आखिर किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पे हिंदी सेक्शन में पूछा गया था वो था गंगा गे गंगा दास, जमुना गे जमुना दास का अर्थ है। तो जो अर्थ वाले क्वेश्चन है बहुत बार पूछे जाते हैं। जो ये वाला क्वेश्चन है ना, गंगा गे गंगा दास, जमुना गे जमुना दास, ये क्वेश्चन आपके पास पीछे भी आ रखा है और क्वेश्चन पेपर में, मतलब कि जो आपके शायद से 14 या 15 का है जो उसमें भी आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस क्या पता रिपीटेड हो जाते हैं, तो इन क्वेश्चन को आपने लिख लेना। तो क्वेश्चन था गंगा गे गंगा दास, जमुना गे जमुना दास का अर्थ, तो इसका मतलब होता है जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत ना हो। ऐसा कोई चीज़ जिसका दृढ़ सिद्धांत ना हो उसके लिए हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं, गंगा गे गंगा दास, जमुना गे जमुना दास। तो इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो जो यहाँ पे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स दिया है इसको हमने फिल करना है। ये है सत्य और अहिंसा का डैश संबंध है। तो हमें बताना कि आखिरकार जो सत्य और अहिंसा होता है उसके बीच किस तरीके का संबंध होता है। तो जो हमारा सत्य और अहिंसा के बीच हमारा घनिष्ठ संबंध होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। तो जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए कि सत्य और अहिंसा का डैश संबंध है, तो उसके बीच हमारा घनिष्ठ संबंध होता है, बहुत ही गहरा। नेक्स्ट बात करें तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। ज़्यादातर ना आपसे भेदों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब आप पढ़ोगे ना, तो कि किसके कितने भेद है, कर्म के कितने भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, शब्द के कितने भेद है, और हो गए संज्ञा के कितने भेद है, सर्वनाम के कितने भेद है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। तो इसको आपने याद रखना। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो वो हमारे 2 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है ये हमारा लिंग बदलो से है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं कि लिंग बदलो, वचन बदलो, विलोम शब्द, विपरीर्थक शब्द, ये हिंदी के ऐसे मेन टॉपिक्स है ना जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको ध्यान में रखोगे तो कभी भी पूछा जाए तो आप इजीली इसको कर सकते हो। तो क्वेश्चन पूछा गया लिंग की दृष्टि से जो दही है वो क्या है। तो जो अगर हम बात करें लिंग की दृष्टि से जो दही है वो हमारी पुल्लिंग है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट है। जब भी आपसे कभी ऐसा पूछा जाए कि लिंग की दृष्टि से जो दही है वो क्या है, तो वो आपका पुल्लिंग है। इसको आपने ध्यान में रखना। अगर कभी भी टैट में पूछा जाए तो सीधे आपने पुल्लिंग के ऊपर टिक लगा लेना, और इससे क्या है कि आपका एक टाइम भी बच जाएगा, वरना सोचने में टाइम व्यर्थ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ये लिंग बदलो से ही आया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनको प्लीज़ आपने पढ़ के जाना, ठीक है। तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्री। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही है। नेक्स्ट बात करें जो क्वेश्चन नंबर 67 आपसे पूछा गया ये है, देवनागरिक हिंदी व संस्कृति के अतिरिक्त अन्य किस भाषा की लिपि है। तो जो हमारी मराठी और नेपाली है वो भी हमारी देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि देवनागरिक लिपि में और कौन कौन सी चीज़ें लिखी जाती है, तो वो हमारी हिंदी हो गई, संस्कृत, मराठी व नेपाली। तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपने ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट बात करें तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत किसके भेद हैं। तो ये हमारे स्वर के भेद है, ना कि व्यंजन के। संधि के तो पहले ही नहीं है, वर्ण के तो स्वर और व्यंजन भेद है 2, और स्वर के भेद है ये आगे के, जो कि हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं और प्लुत स्वर होते हैं। ह्रस्व की बात करें तो जिसमें हमारा सबसे कम समय लगता है, जैसे कि अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। दीर्घ की बात करें जिसमें हमारा दुगना समय लगे, तो ये वाले शब्द हमारे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये वाले शब्द आएंगे। और प्लुत जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, जैसे कि ओम, हे राम, इस तरीके के शब्द हमारे प्लुत में आते हैं। तो इनको भी आपने ध्यान में रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी वर्ण से आया। देखो जो वर्ण वाला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला टॉपिक मैंने आपको करा दिया है। जो जिसने ये वीडियोस नहीं देखी है वो मेरे चैनल पे जाके देख सकता है, और इससे पहले मैंने आपको साइकोलॉजी सेक्शन पूरा कंप्लीट करवा दिया है और वो भी वीडियोस आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? तो ये हमारे स्वर होता है। जो स्वर होते हैं उनको किसी अन्य वर्णों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, और जो व्यंजन है वो हमारे स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते। यहीं से एक और क्वेश्चन बन गया आपसे, अगर आपसे कई बार पूछा जाए कि हिंदी में ऐसे क्या चीज़ें हैं, मतलब कौन से वर्ण हैं जो हमारे स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं, तो वो हमारे व्यंजन हैं। और जो स्वर है वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, उन्हें किसी और वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है और ध्यान में रखना, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं हम भूल और फिर एग्ज़ाम में कंफ्यूज होकर कोई गलत ही आंसर को टिक करके आ जाता है, जबकि हमारे को पता भी होता है फिर भी हम कई बार गलत कर देते हैं। तो इसलिए छोटी से छोटी चीज़ जो भी कराई जाती है ना आपको, तो उसको आप प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है याद में, तो आपको वो बता दी जाती है, तो उनके साथ ही थोड़ा नोट्स बना लिया, जिससे आपको भी बहुत ईजिली हो जाएगा और आपका जो टैट है वो ईजिली क्वालिफाई हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो यहाँ पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? इनसे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा था कि रूढ़ शब्द कौन सा है, यौगिक शब्द कौन सा है, योगरूढ़ शब्द कौन सा है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको यहीं पे बता लेता हूँ, ताकि कि आपको इजीली पता चल जाए। बाकी इसकी अलग से वीडियो आएगी मंडे को, आपके पास मेगा प्रैक्टिस सेट है, उसके बाद आपको इसकी वीडियोस आते रहेगी क्वेश्चनों के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत, जो कि आपको हेल्प करेगी आपके टैट को क्लियर करने में। तो यहाँ पूछा गया है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द हमारे वो शब्द होते हैं जिनका हम सार्थक खंड कर सकते हैं, मतलब इन शब्द क्या है, हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। नॉर्मली आप बोल सकते हो संधि विच्छेद। तो जब हम संधि विच्छेद की बात करें तो जो यहाँ पे विद्यालय है इसका हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, जैसे कि विद्या जमा आल्य। तो जब इनका हम संधि विच्छेद करें तो जो इनके मीनिंग है वो अलग अलग हो जाएगा। विद्या का जब अलग मीनिंग हो जाएगा, आल्य का मतलब अलग। तो ऐसे शब्द जिसका हम सार्थक खंड कर सकते हैं और सार्थक खंड होने पे उनके जो मीनिंग है वो अलग अलग हो जाएंगे, तो हमारे यौगिक शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द की बात करें तो वो हमारे वो शब्द होते हैं जो पर्टिकुलर चीज़ों के लिए बोले जाते हैं, जैसे कि आना जाना खाना, इसके लिए हम रूढ़ शब्द के प्रयोग करते हैं। और बात करें तो योगरूढ़ शब्द, जिसका हम सार्थक खंड तो कर सकते हैं पर वो किसी तीसरे, जब उनका सार्थक खंड करें तो किसी तीसरे ही व्यक्ति को मतलब दर्शाए। जैसे कि आपके पास ऐसे बहुब्रीहि समास होते हैं ना, वो उसके अंदर आता है योगरूढ़ शब्द के अंदर आपके पास। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपसे पूछा गया है कि भूतकाल में कितने भेद होते हैं। तो काल के क्वेश्चन आते हैं। देखो आपके पास क्वेश्चन में ना हमेशा भेदों के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इनको आपने अच्छे से पढ़ देना। बाकी मैं आपको मेगा प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छे से करा दूंगा, तो उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आप मंडे को होगा, वो भी आपका 4 बजे के बाद, शाम के 4 बजे के बाद कभी भी हो सकता है, तो उसके लिए ज्वाइन कर लेना आपने उसको। तो भूतकाल के हमारे पास 6 भेद होते हैं, इस बात को आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है रस से। तो रस और अलंकार, इससे भी आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका जो हमारा भाव है वो है रति। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि जो श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव क्या है, वो रति है। तो इसको आपने याद रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपके पास बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें, के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो कारक से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारा क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे, तो टेंशन मत करना। तो जो के लिए है वो हमारा संप्रदान के लिए यूज़ होता है, तो संप्रदान में के लिए होता है, तो कारक का ये वाला चिन्ह सही है। तो मतलब ऑप्शन नंबर भी हमारे पास यहाँ पे सही है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? विशेषण हो गया, संज्ञा होगी, सर्वनाम हो गए, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास, तो इनको भी आपने एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। तो आलस्य शब्द का जो विशेषण होता है वो हमारा आलसी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है, आलसी। नेक्स्ट बात करें तो ये क्वेश्चन हमारा शब्द से आया हुआ है, लालटेन शब्द है। तो जो लालटेन शब्द है आखिर वो किस प्रकार का शब्द है, ऐसा आपसे पूछा जाता है। इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन के बारे में बात की थी, शायद से वो हमारा आया था यौगिक शब्द से। तो यौगिक, यौगरूढ़ और रूढ़ शब्द है, ये आपके पास थे। और ये है आपके पास यहाँ पे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो जब हम बात करें तत्सम शब्द की, आखिर जो तत्सम शब्द है ये कैसे शब्द होते हैं? तो ये हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं, मतलब कि वो शब्द जो कि हम हिंदी भाषा में वैसे के वैसे लिखते हैं। तत्सम शब्द वो होता है जो ज्यों के त्यों वैसे ही हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम जैसे लिखते हैं विद्या, तो जो विद्या है वो हमारा तत्सम शब्द है। तो हिंदी में भी हम विद्या लिखते हैं। तो कई बार जो ऐसे शब्द होते हैं जो तत्सम से
तत्सम में आपसे पूछा जाए कि तत्सम शब्द कौन से होंगे जो कि आपके संस्कृत के शब्द होंगे। अगर आपको कहीं भी हलंत लगी होगी किसी भी वाक्य में या फिर विसर्ग लगी होगी तो समझ लेना आप वो तत्सम है। तद्भव वो वाले शब्द होते हैं जो संस्कृत से आप हिंदी में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं। जैसे कि आप बोलोगे दंत, तो दंत को हम हिंदी में क्या लिखते हैं, दांत। तो ये हमारा तद्भव है, जो दांत है वो हमारा तद्भव शब्द है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर देशज की बात करें जो आपकी देसी लैंग्वेज में बोले जाते हैं, जैसे कि खिड़की होगी, गाड़ी हो गई, बैंगन, आलू, ये शब्द जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो। और विदेशज शब्द वो थे जो अन्य भाषा के बोले गए, आपके इंग्लिश के हो गए, लैटिन भाषा के हो गए, रशियन हो गए, फ्रेंच हो गए। ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके आते हैं विदेशज शब्द में। तो ये जो लालटेन है ये भी हमारा विदेशज शब्द है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर डैश किया जाता है। तो परिसीमन, जो चुनाव क्षेत्र होते हैं उनका समय समय पर क्या है, परिसीमन किया जाता है। जब भी आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर डैश किया जाता है, तो बस आपने याद रखना कि क्या किया जाता है, उनका परिसीमन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जहाँ पे थोड़ा मतलब कि आप ना तो रूल लगा सकते हो ना कुछ कर सकते हो, तो ये जो क्वेश्चन है वो पढ़ के जाना ही पड़ेगा। तो एन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल लिख के ले जाया करो ताकि कि आपको पता लगे, क्योंकि अगर आप अभी लिखोगे तो एग्जाम टाइम आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो आप अगर पढ़ोगे एक बार कि चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर डैश किया जाता है तो परिसीमन, अगर आपको बाय द वे क्वेश्चन आ गया है तो आप सीधे टिक कर लोगे और आपका टाइम भी बच जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समास से आया हुआ है। समास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समास और संधि, इनको भी आपने एक बार पढ़ लेना। तो यहाँ पे आया हुआ है, रात दिन शब्द में समास बताने के लिए उचित विकल्प का चयन करें। तो जो हमारे रात दिन, आज कल, सुबह शाम, माता पिता, ऐसे शब्द हो जहाँ पे या तो और लगे या बीच में डैश लग जाए तो वो हमारे द्वंद्व समास होते हैं। इस चीज़ को आपने याद रखना। जब भी आपके पास ऐसे समास आएंगे जैसे कि रात दिन, छोटा बड़ा, सुबह शाम, माता पिता, ऊपर नीचे, तो ये वाले शब्द जो होते हैं हमारे, ये हमारे द्वंद्व समास के अंदर आते हैं। तो यहीं पे हम बात कर लेते थोड़ी बहुत समास के बारे में भी। जो द्विगु समास होते हैं वहाँ पे आपका काउंटिंग बोले तो त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, ऐसे तरीके के शब्द जहाँ पे आपके पास पंचअमृत हो गया, इस तरीके के शब्द आए तो हमारे द्विगु है। जब आपके पास काउंटिंग आ रही है, सबसे पहले त्रिभुज है, जैसे तीन भुजा वाला, तो त्री की आवाज़ आ रही है, मतलब इस तरीके के जो शब्द होंगे वो आपके द्विगु के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करें तो कर्मधारय समास वो होते हैं जिसमें कि कर्म धारण किया होगा। जैसे कि नील गाय, तो नील गाय का मतलब क्या, नीली है गाय, जिसमें रंग के बारे में बता रहे हैं, नीला नील कमल, नीला है कमल। तो जैसे कि महान पुरुष, हम महान पुरुष के कर्म के बारे में बता रहे, किसी के रंग के बारे में बता रहे, तो वो हमारा कर्मधारय समास के अंदर आता है। अव्यय भाव के बात करें तो इसमें जो हमारा पहला अव्यय होता है वो प्रधान होता है, तो पहला पद होता है वो प्रधान होता है। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर सकते हैं यथाशक्ति, प्रतिदिन, इस तरीके के अगर समास पूछे जाए तो वो हमारे अव्यय भाव समास के अंदर आते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। जो द्वंद्व समास होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं, इसके रात दिन या तो बीच में स्लैश लगा होगा या आपके पास और लगा होगा, ऐसे समास आ गए तो समझ लेना वो आपके द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इनमें से कौन सा भक्ति काल का कवि नहीं है। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेना। जो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। तो जो अमीर खुसरो है वो भक्ति काल के कवि नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, क्या था इस बार पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन सा भक्ति काल का कवि नहीं है, तो अमीर खुसरो। बाकी जो ये आपके पास तीन ऑप्शन दे रखे तो इनका जो कवि है वो मतलब भक्ति काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी नोट डाउन कर लेना क्योंकि इसमें भी कोई ऐसा रूल वगैरह नहीं है, इसको भी याद रख लेना आप। समूहवाची शब्द कुंज किसके साथ प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा लताओं के साथ प्रयोग किया जाता है। जो कुंज है उसका जो प्रयोग किया जाता है वो हमारा लताओं के साथ किया जाता है, इसको आपने ध्यान रख लेना या तो नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट बात करें तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर हमारे पास 3 प्रकार के शब्द होते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर जो आपके पास ए है वो बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखो फिर से समास से पूछा गया है, गिरिधर समास पद में कौन सा समास है। तो जो गिरिधर है वो देखो आपका भगवानों के लिए यूज़ किया जाता है गिरिधर, तो इसमें बहुव्रीहि समास है। जो भी समास आपका भगवानों के लिए यूज़ किया जाए, जैसे कि नीलकंठ हो गया आपका, और क्या होता है आपके पास, जैसे कि रावण के लिए क्या बोलते हैं, दशानंद हो गया,
और जैसे गणेश भगवान के लिए लंबोदर, तो ऐसे वाले शब्द जिसमें कि हमारे पास भगवानों के लिए यूज़ किया जाए, तो ऐसे शब्द हमारे बहुव्रीहि समास में आते हैं। तो द्वंद्व क्या आपको पता है? द्वंद्व में आपके पास या तो बीच में डैश लगा होगा या और लगा होगा, जैसे रात दिन, सुबह शाम, ऊपर नीचे, ऐसे शब्द काय में आएगा द्वंद्व में। द्विगु की बात करें तो काउंटिंग वाले शब्द जिसमें कि पंचामृत, त्रिभुज, इस तरह के शब्द हो गए, तो वो हमारे द्विगु के अंदर आ गया। अव्ययभाव समास होगा हमारा, जिसमें कि पहला अव्यय प्रधान होगा, जैसे कि यथाशक्ति, प्रतिदिन, इस तरीके के शब्द हमारे अव्ययभाव समास के अंदर आते हैं। तो जो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, बहुव्रीहि समास। जो हमारे गिरिधर समास होता है, समास है, ये हमारा इसके अंडर आता है। जब भी भगवानों के नाम आएंगे, मतलब भगवानों के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, तो जैसे नीलकंठ वगैरह वगैरह, तो ये आपके इसके अंदर आते हैं। तो इस चीज़ को आपने याद रखना, क्योंकि समास से आपका बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फिर से शब्द से ही आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके पास पूछा गया अटालिका शब्द है। जो अटालिका शब्द है वो हमारा तत्सम शब्द है। क्यों ये तत्सम शब्द है, इसका लॉजिक समझो। मैंने जब आपको पहले भी ये मतलब इससे पहले इसी वीडियो में बताया, जो तत्सम शब्द होते हैं हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं। जिस भी शब्द में आपके पास हलंत लग गई या फिर विसर्ग लग गई, वो तो बिल्कुल ही तत्सम शब्द है। तो वहाँ तो आपने ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। याद रखना बस, तत्सम शब्द मतलब संस्कृत के शब्द। तद्भव शब्द की बात आए तो हमारे हिंदी के शब्द हो गए, और जो कि हमारे जैसे कि दंत को मैंने बोला था, दांत में परिवर्तन करके हम लिखते हैं हिंदी में, तो मतलब दांत होता, तो जो दांत है वो हमारा तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है तो देशज। देशज आपको बताया जैसे कि अपनी भाषा में बोल जाता है, जैसे कि आलू, बैंगन, लोटा। ज़्यादातर जो लोटा शब्द है ना, ये बहुत बार पूछा जाता है कि लोटा शब्द कौन सा शब्द है, इसको भी ध्यान रखना है, देशज है। नेक्स्ट विदेशज शब्द की बात करें तो ये विदेशी शब्द है हमारे, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज से लिए जाइए, जैसे कि मास्टर हो गया या डॉक्टर हो गया आपके पास। इस तरीके के जो शब्द होते हैं ये आपके विदेशज शब्द के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। बस इन शब्दों को भी आप ध्यान में रखना, इनके जो लॉजिक्स है वो थोड़े बहुत मैंने आपको बता लिया आज की वीडियो में, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तत्सम तद्भव शब्द हो गए, योग रूढ़ शब्द हो गए, रूढ़ शब्द हो गए, यौगिक शब्द, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है, किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को प्रकट करने वाले लेखन चिन्ह को क्या कहते हैं? तो उसको हम हमेशा लिपि कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना आप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए ना, किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को प्रकट करने वाले लेखन को चिन्ह को क्या कहते हैं, तो हमारा लिपि होता है। लिपि में हमें जो हर एक चीज़ की, देखो आपके पास लिपि है, हिंदी जो वर्णमाला है इसकी आपके पास लिपि है, तो अलग अलग लिपि होती है हर एक चीज़ को लिखने के लिए। जो भी हम मौखिक ध्वनि बोले, जो हम मुंह से बोलते हैं, उन चीज़ों को हम जब लिखेंगे तो वो एक लिपि के अंदर लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है उच्चारण स्थान, क्योंकि उच्चारण स्थान भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सिलेबस मैंने पहले बता रखा है, जिसने नहीं देखा वो देख सकता है, ताकि कि आपको अच्छे से इजीली आसानी हो जाएगी पेपर के लिए कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। तो रॉ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो रॉ का जो उच्चारण स्थान है वो आपका दंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके रस से आया हुआ है। तो ये निम्नलिखित में से किसे रसराज कहा जाता है? तो हमारा श्रृंगार, जो श्रृंगार है उसे रसराज कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटेड हो गए तो आपका ही फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मुहावरे से आया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, उचित विकल्प चुनिए। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है आपके यहाँ? देने से इनकार करना। तो इसलिए सही ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। तो आपसे मुहावरे से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी याद रखना लेना। अंगूठा दिखाने का मतलब है देने से इनकार करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है उपसर्ग। तो उपसर्ग और प्रत्यय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप डिफरेंस समझ लो। उपसर्ग होता है आपका सबसे पहले स्टार्टिंग वाले, ठीक है। जो प्रत्यय होता है वो होता है जो आपके एंड में होता है। जो शब्द के स्टार्टिंग में होता है वो उपसर्ग है, जो शब्द के एंड में होते हैं वो प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है आपके पास बेइंसाफ का प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो जब भी आपके पास उपसर्ग पूछा जाए तो सबसे पहले आप एक चीज़ को ध्यान में रखना है, जैसे कि आपके पास यहाँ बेइंसाफ है, तो बेइंसाफ जो ई है और बे है, तो आपको जो सॉरी ए की मात्रा है ये भी आपकी स्वर है, और जो ई है ये भी आपका स्वर है। तो कभी भी दो स्वर आपके पास उपसर्ग के अंदर नहीं आते हैं, तो जो उपसर्ग है वो सिर्फ बे ही है। अगर आपके पास कभी भी ऐसा आ जाए कि दो जो स्वर है वो इकट्ठे हो, मतलब लगे हुए, जैसे यहाँ पे बे, ए की मात्रा होगी और ई की मात्रा, तो ये जो है तुम्हारा जो पहला जो बे है सिर्फ ये ही आपका उपसर्ग के अंदर आएगा। तो यहाँ पे इसके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपके पास सही है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास पूछे गए हैं, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो इस क्वेश्चन को भी आपने नोट डाउन कर लेना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो इसमें जो हमारे पास स्वर संधि का उदाहरण है वो हमारे पास पवन। जो पवन है वो हमारा स्वर संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारे पास, ये बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन भी स्वर से और मतलब संधियों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास, जैसे कि स्वर संधि होगी। संधि के कितने भेद है? तो 3 भेद है। स्वर संधि होगी, व्यंजन संधि होगी और एक आपकी विसर्ग संधि होगी। तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो संधि है, जो स्वर संधि है वो किस तरीके से बनती है, और जो व्यंजन संधि है वो किस तरीके से बनती है, जो आपके पास विसर्ग वाली संधि है वो कैसे होती है। तो जिसमें तो विसर्ग होगा वो तो आपके विसर्ग संधि के अंदर ही आते हैं। और जैसे स्वर संधि है तो इसमें आपके पास क्या है, स्वरों के बारे में, जैसे कि अ जमा अ इस तरीके से बनता है, अ जमा आ किस तरीके से होता है, इस तरीके के आपके पास स्वर संधि के अंदर आते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे आप पूछे जाते हैं संधियों से रिगार्डिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट आप टेंशन मत करना, जो आपका अभी मंडे को मेगा प्रैक्टिस सेट है उसमें आपको सारे रूल बताए जाएंगे। तो वो वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, तो उस सेट को कोई भी मिस मत करना। नेक्स्ट आपके पास पूछा गया है जो क्ष ध्वनि है किसके अंतर्गत आती है? तो ये हमारे संयुक्त वर्णों के अंदर आती है। यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है। फिर अघोष और सघोष हो गए, ये तो अलग चीज़ होगी। तो जो बस आपने याद रखना कि ये आपके पास सिर्फ संयुक्त व्यंजन के अंदर 3 चीज़ें, मतलब 4 चीज़ें आती है। क्ष हो गया, त्र हो गया, ऐसे वाले शब्द जो है वो आपके पास संयुक्त वर्ण के अंदर आते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो अभी आपका 15 अक्टूबर को टेट हुआ है उसके बारे में, हिंदी सेक्शन को, क्योंकि वो हमने डिस्कस नहीं किया था। तो बाकी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हिंदी के वो हमने सॉल्व कर लिए हैं, डिस्कस भी कर लिए हैं। इन क्वेश्चन पेपर को आप देख लेना ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।